अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस स्टार्ट किया उसके हमने आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है और सेकंड चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर की निस्बत थोड़ा छोटा भी है और कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी भी है, तो इसको थोड़ा सा हम फास्ट ट्रैक में इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो अभी हम जल्दी से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेटा चैप्टर का नाम मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है। तो बेटा एटॉमिक का मतलब यहाँ पे है एटम और स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक एटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेटा एक एटम में जैसे हम कहते हैं ना किसी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी, जैसे हम बॉडी का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, किसी भी दूसरी चीज़ का स्ट्रक्चर बता सकते हैं ना, हमने एटम का भी स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। तो एटम के स्ट्रक्चर में क्या आता है, तो हम सिंपल ही बात कर लेते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन है तो हम स्टार्टिंग में बिल्कुल एक दफ़ा एटम को ओवरव्यू कर लेते हैं। बेटा एटम में हमारे पास होता क्या है। तो सबसे पहले एक एटम के अंदर सबसे दरमियान में हमारे पास होता है न्यूक्लियस। और बेटा न्यूक्लियस के ऊपर दरमियान में हमारे पास होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर बेटा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और बाहर हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होते हैं, शेल्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, शेल्स, और उन शेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जो होते हैं प्लस इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अब यहाँ मसला ये है चार्ज का कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हालांकि इसमें न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, और वैलेंस शेल में बाहर इलेक्ट्रॉन्स, उस पर नेगेटिव चार्ज। तो इसमें आपको कुछ बातें बताऊंगी, वो आपने की पॉइंट्स के तौर पे अपने केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के तौर पे कभी भी नहीं भूलने, हमेशा याद रखने हैं। बेटा न्यूक्लियस के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स का मतलब ही न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन्स का मतलब ही क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए उसका जो है कोई भी रोल नहीं है न्यूक्लियस के चार्ज में। अब क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो ही पार्टिकल्स थे, एक प्रोटॉन था एक न्यूट्रॉन था, इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर सिर्फ प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। बाहर हमारे पास जो शेल्स हैं उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बेटा यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, यानी उसके न्यूक्लियस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके शेल्स में उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, यही रीज़न है कि हमारे पास जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो बेटा ओवरऑल न्यूट्रल। तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई, मैंने आपको बताया एटम में न्यूक्लियस होता है, शेल्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हम उनको इस चैप्टर में रूल्स को सारा पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स की फॉर्म में। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। तो ये मैंने जस्ट थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है आज इस चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो अब हम इसको क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ये सारा आपको चैप्टर के पहले टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो बेटा 1 बाय 1 मैं आपको इनके जो है वो डेफिनेशंस पढ़ाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे टॉपिक का जो बुक के सीक्वेंस इंट्रोडक्शन है वो 1913 में एच मूजे ने कुछ एटॉमिक नंबर के बारे में बातें की थी, वो ज़रा क्योंकि उसी ने डिस्कवर किया था तो वो ज़रा हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो होता क्या है। यहाँ पे ना दो टर्म्स है, एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन नंबर। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन नंबर ये सेम चीज़ें हैं, यानी ये जो पहले टॉपिक के पहले दो वर्ड्स हैं एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन नंबर। बेटा एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन नंबर ये दोनों ही एक ही चीज़ है। जिस एटम में जो टर्म एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन नंबर यूज़ की जाती है इनकी डेफिनेशन ये है, असल में किसी भी एटम के अंदर जो इसकी मैं डेफिनेशन आप बता रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो बेटा किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसका प्रोटॉन नंबर है, और बेटा वही एटम का एटॉमिक नंबर होता है, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। जो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर है बेटा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। इसका मतलब ये जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है ये मैंने Z की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं न्यूक्लियॉन नंबर के बारे में। न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है, तो बेटा न्यूक्लियॉन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें हम प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन को भी डिस्कस करते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस होंगी। हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, इट्स द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो सारे के सारे प्रोटॉन्स हैं वो उसका प्रोटॉन नंबर है, और उसी का दूसरा नाम क्या है, एटॉमिक नंबर। जबकि हमारे पास किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया न्यूक्लियस में दो चीज़ होती हैं, प्रोटॉन्स भी होता है न्यूट्रॉन्स भी होते हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या आप कैसे भी कह सकते हो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बेटा इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक मैस का नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक मैस। इसको बेटा एटॉमिक मैस भी कहते हैं, इसका एक नाम। इसको मैस नंबर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। और इसी को हम न्यूक्लियन नंबर कहते हैं, जो आपका यहाँ पे हेडिंग है न्यूक्लियन नंबर, क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं न्यूट्रॉन नंबर, सॉरी न्यूक्लियन नंबर। तो न्यूक्लियन नंबर, मैस नंबर एंड एटॉमिक मैस, ये सारी जो है वो सेम चीज़ें हैं। तो बेटा जिस तरह हमने एटॉमिक नंबर का सिंबल पढ़ा है वो है कैपिटल Z, उसी तरह हमारे पास एटॉमिक मैस का भी सिंबल है वो है कैपिटल A। तो बेटा इसका हमारे पास सिंबल क्या होगा? कैपिटल A। ठीक है बेटा, तो हम ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो A है, हमारे पास जो A है वो इक्वल टू है Z प्लस N के। ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखी है बेटा? देखो गौर से, A क्या है? इट्स द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो मैंने N लिखा है कि मैंने न्यूट्रॉन के लिए लिखा है, न्यूट्रॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए मैंने Z लिखा है क्योंकि प्रोटॉन का टोटल, यानी प्रोटॉन नंबर को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, उसको हम Z से लिखते हैं। तो इसलिए आप A इक्वल टू Z प्लस N ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपकी मर्जी आप लिख लें A इक्वल टू P प्लस N। तो मैंने इसी P जगह यहाँ पे Z लिखा था। तो ये हमने सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल से डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियन नंबर वगैरह होते क्या हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बेटा यहाँ पे उन्होंने इस टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ें बताई हैं आपको, जो यहाँ पे मोस्टलेस का है। अब हम उसको डिस्कस करते हैं क्विकली। तो बेटा सबसे पहले इसको मैं थोड़ा स्लो आपको समझाऊंगी ताकि आपको ना ये कॉन्सेप्ट बेसिक से समझ आ जाए। यहाँ पे मोसेस की क्वेश्चन दिया है, कुछ लाइक मोसेस के बारे में उन्होंने हिस्ट्री बताई है, अब उसको पढ़ने लगे हैं। बेटा सबसे पहले 1913 में H मोसेस ने प्रोटॉन नंबर पे बात की थी। वो कैसे की थी? उसने ना एक एटम लिया। फर्स्ट तो मैं आपसे ये वाले एटम को डिस्कस कर रही हूँ। ये दरमियान में है, उसका न्यूक्लियस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज किया है, इसके अंदर 2 शेल्स हैं। तो बेटा शेल्स में डेफिनेटली क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, अब इसे किया क्या? इसने डिफरेंट एलिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट एलिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किए। तो फॉर एग्जाम्पल से कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट लिया, उसने बम्बार्डमेंट की थी कैथोड रेज की। बम्बार्डमेंट किससे की थी? कैथोड रेज की। कैथोड रेज हमारे पास असल में है इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज असल में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट का मतलब है उसने इन एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की ही बम्बार्डमेंट की। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। इसने यहाँ पे कैथोड रेज फेंकी, वो कैथोड से गुजरी जब उन्होंने इस एटम के इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड किया। अब कैथोड रेज खुद भी क्या थे? मटीरियल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन जब इसके इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे बेटा, तो यहाँ से क्या होगा? नॉकड आउट, यानी वो अब खुद भी बाहर जाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉन बाहर, यानी यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मैं आपको इसको थोड़ा ईजी करके समझाती हूँ। जैसे कहते हैं एक एटम था, इसका नाम था M, फॉर एग्जाम्पल रैंडम कोई नाम M है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन टकराया है, इस M के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन टकराया है। अब इस M का क्या होगा? अब इस M का जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन खुद भी बाहर निकलेगा, इस M का भी एक इलेक्ट्रॉन साथ ले जाएगा, तो इस M पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, मीन्स के M का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है। अब यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हमने कहा ऐसे बम्बार्डमेंट हो रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका एक और ऊपर भी शेल है। अब क्या होगा बड़ा समय, यहाँ पे भी हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ठीक है, यहाँ पे थोड़े टकराए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या इस जगह पे वैकेंसी खाली नहीं होगी? हम कहते हैं पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, बाकी ऊपर जो जितने इलेक्ट्रॉन। तो अगर दूसरे में से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? अंदर वाले शेल में। तो जब ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, जंप करेगा, ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में जंप करेगा, बाहर से अंदर आ जाएगा, तो बेटा इलेक्ट्रॉन हाई से लो पे है। जब वो हाई से लो पे आएगा तो डेफिनेटली वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन, जब आपने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा हुआ है मैट्रिक के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी वाले शेल से, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, हायर शेल्स में होगा, उसकी उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जब वो बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल की तरफ आएगा तो इट्स मीन उसने यहाँ पे क्या किया है? एनर्जी को रिलीज किया है। तो बेटा यहाँ पे ना कुछ रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, यहाँ पे कुछ रेडिएशंस बाहर निकलती है, रेस। बेटा उन रेस को यहाँ नाम दिया गया है एक्स रेस का। उनको क्या नाम दे दिया गया है? एक्स रेस का। मैं इसको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। मैंने क्या कहा है? मेरे पास ये एक एटम था, इस एटम में हमने बम्बार्डमेंट की कैथोड रेस की। सपोज कर कैथोड रेस खुद भी इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने जाके इसके सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इसका जो थर्ड शेल है, वो थर्ड शेल किससे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा? सेकंड शेल में। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो बेटा यहाँ जो एनर्जी हमें, जिन जो रेज यहाँ मिलती हैं, एनर्जी की रेडिएशंस, उनको हम नाम देते हैं एक्स रेज। अब यहाँ पे आएगा ट्विस्ट कि असल में ये एक्स रेज और इसकी ये फ्रीक्वेंसी है, ये एटॉमिक नंबर, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ। मैंने बोर्ड पे 3 डायग्राम्स ड्रा की थी स्टार्टिंग पे। मेरे पास एक ये एटम है, एक ये एटम है, एक ये एटम है। तीनों में डिफरेंस मैंने क्यों ये 3 ड्रा की? इसलिए ड्रा की, ये उसने कोई छोटा सा एलिमेंट लिया होगा, सपोज करिए उसने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, जिसके पहले शेल या हीलियम लिया, 2 पहले शेल है।
1 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये उसने कोई यूज़ कर लिया 2 शेल्स वाला, 3 शेल वाला, ठीक है, ये इसने 3 शेल वाला, मतलब ये कि आप यूँ समझें ये 1 शेल, ये 2 शेल, ये 3 शेल। तो जिस जिस तरह एटम का Z बढ़ रहा है, जिस जिस तरह एटम का Z यानी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, शेल्स क्यों बढ़ते हैं? शेल्स बढ़ते हैं जब प्रोटॉन बढ़ता है। असल में एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, मैंने यहाँ ये लिखा था, प्रोटॉन्स बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो शेल नंबर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं। शेल्स बढ़ता जाएगा तो एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे Z बढ़ा था उस तरह एटम का साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ हो रहा था, शेल्स बढ़ रहे थे। तो चांसेस हैं कि जितने बड़े एटम से जो रेडिएशंस निकलेंगी वो उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी की होंगी। रीज़न क्या है? माइट भी यहाँ पे क्या हुआ कि जब सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकला तो थर्ड से इलेक्ट्रॉन सेकंड में आया, हो सकता है यहाँ से अगर थर्ड शेल से इस डायग्राम में आप क्लियर करती हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला हो सेकंड से तो थर्ड शेल से जंप करेगा इधर, अगर इलेक्ट्रॉन निकला ही थर्ड से हो कि थोड़े की वजह से तो फोर्थ शेल से यहाँ जंप करेगा। यानी जितना बड़ा एटम, जितना लार्ज एटॉमिक नंबर वाला एटम, उतने ज़्यादा चांसेस है कि वो हायर शेल से इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट करें, और जितना वो हायर शेल से अंदर शिफ्ट करेंगे तब इसका मतलब उतनी वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ रहे हैं, और जितनी वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ रहे हैं बेटा, उतनी ही ज़्यादा वो आप कह लें कि हाई एनर्जी से जब लो में उतनी ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन लिमिट करें। अब मैं यहाँ पर कुछ बातें बताती हूँ। किसी भी एनर्जी की जो रेडिएशन की बात करें उसको हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में। फिलहाल मैं आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगी, हम जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी एनर्जी या रे, यहाँ कहते हैं किसी भी रे की जो एनर्जी होती है ना वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। अगर मैंने कहा जितना एटम का साइज़ बढ़ा, जितना Z ज़्यादा, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ा, इसका मतलब उतना एटम का साइज़ बढ़ गया, और जितना एटम का साइज़ बढ़ गया इसका मतलब ये हुआ कि उतनी ज़्यादा एनर्जी की वेव आई है, उतनी ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन आई है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन आएगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ज़्यादा। तो सिंपल, जितना एटम छोटा उतना ज़्यादा कम चांसेस है कि लोअर शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुआ है। जितना एटम बड़ा, एटॉमिक नंबर बड़ा होने की वजह से उतना ज़्यादा हायर शेल से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जंप किया है, और जितना हायर शेल से अंदर जंप करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन इमिट करेगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन इमिट करेगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। तो बड़ा यहाँ पे सिंपल से लिखा है, फ्रीक्वेंसी को V से भी सिम्बलाइज करते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z मीन्स एटॉमिक नंबर। और यहीं पे मूज़े ने फर्स्ट टाइम जो था वो प्रोटॉन नंबर को डिस्कस किया था। तो हमने यहाँ पे क्या किया? पढ़े हमने एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियन नंबर, ये तो सिंपल से डेफिनेशन थी, उनको डिस्कस किया। हमने मोजेस का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा कि उसने डिफरेंट आइटम्स पे, डिफरेंट एलिमेंट्स पे बम्बार्डमेंट की थी, कैथोड रेज की, वहाँ से उसने डिफरेंट एनर्जी की एक्सरेज निकाली थी, और वो मैंने आपको समझा दी कैसे निकली। और वो एक्सरेज के उससे उन्होंने इक्वेशन दी, इसको मोजेस इक्वेशन भी कहते हैं, मोजेस लॉ भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा बड़े एटम से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अंदर वाले शेल्स में जंप करेंगे, ज़्यादा एनर्जी की वो रेडिएशंस निकालेंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो यह फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z। मैं यहाँ मेंशन भी करती हूँ, ये फ्रीक्वेंसी उन एक्स रेज की है, एक्स रेज की, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो था, जो समझने वाला था इस टॉपिक में, वो वाइंड अप हो गया। हमने थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। अब कुछ एग्जांपल्स दिए, अगर आपको किसी के एटम के एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, मास नंबर या न्यूट्रॉन नंबर अगर आपको फाइंड करना हो तो आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं जल्दी से। बेटा सबसे पहले यहाँ पे आप पे एक बात लिखी हुई है, अगर कोई भी एलिमेंट फर्स्ट उसका सिंबल X है, हम उसके एटॉमिक नंबर को हमेशा उसके बेस पे शो करते हैं नीचे, ठीक है। इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, और ऊपर वाली साइड को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो वहाँ एटॉमिक नंबर नीचे शो करते हैं, और एटॉमिक मास को हम हमेशा ऊपर शो करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, मैं यहाँ मेंशन में मैंने कुछ वर्ड्स बोले, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। तो ये अगर मैं इस तरह खड़ी तो मेरी राइट साइड, तो राइट सुपरस्क्रिप्ट पे हम एटॉमिक मास लिखते हैं, और राइट सबस्क्रिप्ट पे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। बेटा ये जो सिंबलाइज करने का तरीका है, मैं आपको इस एग्जांपल देती हूँ। जैसे उन्होंने यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम दिया है, एल्यूमिनियम, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है 27 और यहाँ लिखा हुआ है 13। तो बेटा इसका 13 का मतलब है कि इसका Z है 13, इसका एटॉमिक नंबर है 13, और इसका A है 27, यानी इसका एटॉमिक मास है 27। तो बेटा यहाँ पे अब हमारे पास आएगा, ये दो चीज़ें हमने लिख ली, ठीक है। तो बेटा Z मैंने आपको कहा था Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर। अब हम यहाँ इसी एक एग्जाम्पल से हमने 2-3 न्यूमेरिकल सोल्व करने। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहते हैं फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इस एल्यूमिनियम का नंबर प्रोटॉन फाइंड करो। तो बेटा जो हमारे पास Z होता है वही यानी एटॉमिक नंबर, वही हमारे पास क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। इसका आंसर आएगा 13। सेकेंड क्वेश्चन कहते हैं फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो मैंने आपको यहाँ बताया था पहले कि जितने प्रोटॉन होते हैं बेटा उतने एटम में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होंगे 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर बड़ा सिंपल है इसका, A बराबर है Z प्लस N, A बराबर है Z प्लस N। Z इज द प्रोटॉन नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर, तो मैं Z की जगह मेंशन कर दूंगी 13। A हमारे पास क्या है एटॉमिक मास दैट इज 27। अब हमने N फाइंड करना है, तो बेटा ये 30 जगह माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 13, तो ये क्या हो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 14। तो 14 हमारे पास यहाँ पे इसका क्या है न्यूट्रॉन नंबर है। क्लियर बेटा। तो अगर वो आपसे कहते हैं फाइंड एटॉमिक मास, तो मैंने आपको पहले बताया एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A और A हमने ऊपर लिखा होता है, इसका मतलब इसका 27 ही आपको गिवन है आंसर। ठीक है बेटा। तो ये हमने इस तरह के आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल MCQs वगैरह में आ सकते हैं, आपको जस्ट उस एटॉमिक नंबर उस एटॉमिक मास को देख के आपने आंसर कर देना है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँ, वो ये कि अगर हमारे पास एल्यूमिनियम है उसके ऊपर लिखा हुआ है +3, ये अब न्यूट्रल आइटम नहीं रहा, ये आयन है। तो अब मैं कहूँ मुझे बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो बेटा आप वही कहोगे इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका एटॉमिक मास 27, तो इसके जो प्रोटॉन है बेटा वो भी 13 है। इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं, क्योंकि देखो बेटा देखो इसके जो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब +3 का मतलब है इट हैज़ लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसे 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हुए हैं, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसका एटॉमिक मास अभी भी कितना है, क्योंकि एटॉमिक मास तो हमारा गिवन होता है या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किए उसे न्यूट्रॉन थे ना लूज किए हैं या प्रोटॉन, तो एटॉमिक मास वैसे का वैसे ही रहेगा उसका 27। ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें फाइंड किया। न्यूट्रॉन नंबर हमने अभी यहाँ फाइंड किया था दैट इज़ 14, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज हो। इस तरह एक और एग्जाम्पल है Cl, बड़ा Cl का अपने टोटल एटॉमिक नंबर 17, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर मेरे को Cl माइनस नेगेटिव आए क्लोराइड आए, तो बेटा इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है, तो ये बना देगा 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन, Cl नेगेटिव के पास 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर ये जो टॉपिक है वो हो गया वाइंड अप, और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs वगैरह के लिए। वैसे ही पेपर में टॉपिक छोटे छोटे न्यूमेरिकल छोटे छोटे MCQs में आएगा। आपसे मैंने पहले भी बात की थी कि हर टॉपिक के जो क्विज क्वेश्चंस दिए होते हैं आप उनको कोशिश किया करें कि जब आप लेक्चर लेते हैं, जब आप अपना जो टॉपिक डेली का डेली प्रिपेयर करते हैं, तो उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन उनको आप साथ साथ प्रिपेयर किया करें। अब इसके साथ मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।